Hello students, welcome back after your summer vacations. Today we are going to start force and laws of motion. वैसे तो इस लेसन से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस आपको इसके पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन हम इन टॉपिक्स को वापस एक बार पढ़ने जा रहे हैं एंड फ्रॉम टुडे we will start force and laws of motion and I'll be explaining it once again so that it will be possible for you to revise the topics once again. So please ध्यान दीजिएगा, force and laws of motion. वैसे तो आप लोगों ने इसके पहले भी इस लेसन को पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड में, जहां पर फोर्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स को आप पढ़ चुके हैं, आप समझ चुके हैं, लेकिन इस क्लास में मीन्स 9th में इसी टॉपिक को हम लिटिल बिट डेप्थ में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फोर्स एट फर्स्ट. अब जानते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर, यू कैन से, when applied on an object. मतलब किसी भी चीज पर कोई ये एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई करने से अगर उस चीज का शेप चेंज होता है या फिर उस चीज का साइज चेंज होता है या फिर इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट स्टॉप्स या फिर इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी then it starts moving, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि हमने फोर्स अप्लाई किया है. So in very simple language we can define force as any push or pull on an object. किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी पुश या पुल जिसकी वजह से push or pull on an object which causes various effects on an object such as it may change the shape of an object, change in shape or size of an object, it may make the stationary object move, stationary object move, or it may stop, it may stop moving object, or it may change the direction of the motion, direction of motion. ऐसा push or pull on an object can be called as force. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Like a bowler is throwing a ball towards batsman, फोर्स अप्लाई किया, इसी वजह से बॉल मूव करने लगा. मानो उस बॉल को बैट्समैन ने स्ट्राइक किया, तो ऐसे केस में डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई. इसका मतलब है कि अब बॉल अर्लियर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, नाउ इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अनदर डायरेक्शन, और बीच में ही फील्डर आ गया और उस फील्डर ने उस बॉल को होल्ड कर लिया, पकड़ लिया. इसका मतलब है कि मूविंग ऑब्जेक्ट अब रुक गया. इसका मतलब है कि यहां पर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है. लाइक एक स्प्रिंग को अगर आपने स्ट्रेच किया तो आपने उसका शेप चेंज कर दिया, उसका साइज चेंज कर दिया. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स. सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट in the form of push or pull that will change the shape of the object or size of the object, or will change the direction of the motion, or it may change
द स्टेट ऑफ द मोशन मीन्स रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है या मोशन वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ सकता है, या फिर इवन इट कैन अफेक्ट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज the object which was moving slowly may start moving faster, and the object which was moving faster it may stop or it may start to move slowly. तो ये सारे effects are because of the push or pull on an object. Now the concept of balanced and unbalanced forces. देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं बात करूं कि दिस बॉक्स इज केप्ट ऑन द टेबल, तो इस बॉक्स के ऊपर देखो अलग अलग डायरेक्शन से फोर्सेस एक्ट कर रही है ना। बॉक्स मूव भले ही ना कर रहा हो लेकिन फिर भी इसके ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही है। कहने का मतलब है कि फोर्स अगर एक्ट हो रही होगी तो हमेशा उसके इफेक्ट हमको नजर आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। समटाइम्स इट मे हैपन कि फोर्स अप्लाई करने के बाद भी हमें उसके इफेक्ट्स नजर ना आए। फॉर एग्जाम्पल द बॉक्स इज केप्ट ऑन द टेबल, तो देखो बॉक्स के पास वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, अंडरस्टूड। तो अगर वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ओके, इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज force acting on a particular mass in downward direction. Here G stands for gravity, और gravity हमेशा downward direction में act करती है। इसका मतलब है वैसे तो force is given by mass into acceleration, लेकिन अगर acceleration is replaced by the acceleration due to gravity, so its direction will be downward. इसका मतलब है कि force acting in a downward direction can be called as weight. Okay, weight और force दोनों सेम चीजें हैं, बस weight is force acting on an object in a downward direction. It is because of the gravity. तो इस पर वेट एक्ट कर रहा है, इसका मतलब है सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई दिस बॉक्स इज नॉट मूविंग इन अ डाउनवर्ड साइड, आई मीन टेबल के अंदर घुस क्यों नहीं जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करना है, इसके पीछे जरूर कुछ राज होगा, देखो जरूर कुछ सीक्रेट है। यस ऑब्वियसली। तो देखो weight is acting in downward direction, at the same time weight को opposing force is provided by the ground, and as weight को opposing force is provided by the ground, because of that दोनों फोर्सेस एक में को न्यूट्रलाइज कर रही है, और इसी वजह से ये बॉक्स ना ऊपर जा पा रहा है ना ही नीचे जा पा रहा है, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक में को न्यूट्रलाइज कर रही है, यानी रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन बिकम्स जीरो, दैट्स व्हाई इट इज नाइदर मूविंग डाउनवर्ड नॉर मूविंग अपवर्ड। ओके, सो दैट इज द कांसेप्ट। ये बॉक्स अपनी जगह पर क्यों है। अगर इसको रिएक्शन फोर्स बोल देते हैं बेटा, ठीक है, आगे जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अब देखो इधर से एक्ट करने वाली जो फोर्स है, ओके, सपोज एक्शन फोर्स इज एक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन फिर भी बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, बिकॉज इस डायरेक्शन से भी कुछ फोर्स जरूर इसके ऊपर एक्ट कर रही होगी, जो इस एक्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए काम में आ रही होगी, और वो होती है बेटा रिएक्शन फोर्स। और यहां पर रिएक्शन जो प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो एक्शन को न्यूट्रलाइज किया फ्रिक्शन ने, और दिस एक्शन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस रिएक्शन, that is weight is neutralized by the reaction force provided by the ground in upward direction, and because of that the box is unable to move from its place, that is it is not moving from one place to the another. तो इसका मतलब ये हुआ साफ साफ कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट हो रही होगी तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट में वो इफेक्ट्स नजर आएंगे जो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। ओके, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। सो लिसन टू मी केयरफुली। बैलेंस्ड फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, मीन्स द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी बैलेंस्ड इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। रिजल्टेंट इज जीरो। ओके, इधर से एक्ट करने वाली फोर्स अगर F है तो इधर से एक्ट करने वाली फोर्स विल बी नेगेटिव F,
और इधर से एक्ट करने वाली फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर F है तो यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्स विल बी नेगेटिव। एंड दोनों फोर्सेस को अगर आप ऐड करोगे और इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा तो ऐसे केस में रिजल्टेंट फोर्स आपको कितना मिलने वाला है, जरा देखिए, इट विल बी F प्लस माइनस F एंड दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसी वजह से आंसर आपको मिलने लग जाएगा 0। मैग्नीट्यूड इक्वल है इसीलिए। हाँ, इस बॉक्स को अगर आपको मूव कराना है तो आप क्या करोगे, मानो नेगेटिव F इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, तो आपको F कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, विच इज लिटिल बिट मोर देन दिस नेगेटिव F। फॉर एग्जाम्पल सपोज 5 न्यूटन ऑफ फोर्स इज देयर ऑन द बॉक्स फ्रिक्शनल फोर्स, तो ऐसे केस में अगर आप 6 न्यूटन ऑफ फोर्स उस डायरेक्शन में एक्ट कराते हैं तो ऐसे केस में 5 न्यूटन ऑफ द फोर्स विल गेट न्यूट्रलाइज्ड बाय द 5 न्यूटन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड द रिजल्टेंट फोर्स विल बी ऑफ 1 Newton and that is true in this direction. That's why the box will start moving in that particular direction. So if resultant of all the forces acting on an object is 0, so in that case the forces are said to be balanced, and if resultant of all the forces acting on an object is not 0, ऐसे केस में the object will be in motion, that is the object will be moving in the direction of the force, okay, in the direction of the resultant force. एक बात फिर याद रखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और लगातार उस ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रही होगी तो दैट ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन, लगातार वो ऑब्जेक्ट मूव भी करते चला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर वो मोशन में है और उसके ऊपर कोई अपोजिंग फोर्स ही एक्ट नहीं हो रही है तो मूविंग ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन मूविंग, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट देन इट विल टेंड टू बी इन रेस्ट जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है, इजंट इट? तो बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना है तो उसके लिए आपको अनबैलेंस फोर्स एक्ट करानी पड़ेगी, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में और उसे मोशन में लाना है तो ऐसे केस में अगेन यू नीड टू अप्लाई द अनबैलेंस फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप उस ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं, इजंट इट? तो इस तरह से आप बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। याद रहे कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स एक्ट करेगी तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेगा। इसका मतलब है कि इफ मोशन में है तो ऐसे केस में इट विल बी इन मोशन ऑलवेज, एंड इफ इट इज इन रेस्ट सो इट विल रिमेन इन द रेस्ट फॉर एवर। ओके।